नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक हमने पहले पढ़ा है, मैंने आपको वाक्य बनाने बताए। अब आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस शब्द से जैसे ये स्पष्ट होता है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत या लगातार। तो बच्चों, इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार जारी है, ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ी जाती है। तो इस टेंस को जो है वो वास्तविक वर्तमान काल भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में काम जो है वो जो जारी होता है वो वर्तमान में जो जारी है वो इसी टेंस में पढ़ते हैं। तो इस टेंस के अंतर्गत जो अपने ये निम्न प्रकार की जो बातें अपने पढ़ते हैं, जैसे एक्शन कंटिन्यू एट प्रेजेंट टाइम, जो इस समय कार्य चल रहे हैं या प्रगति पर हैं, तो उनका वर्णन अपने इसमें करते हैं। जैसे अब मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग ए स्टोरी नाउ। इस प्रकार से ये कार्य अब जारी है। इसी प्रकार से डेफिनिट प्लान्ड एक्शन फॉर नियर फ्यूचर। तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि अपने जैसे बोलते हैं कि काम तो अपने भविष्य में करेंगे, लेकिन अपने ये बोलते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। जैसे आप ये कि वह कल मुझे मिलने आने वाला है। तो वैसे यहाँ देखने पर तो ये नहीं लगता है कि ये इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन अपने ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में जब अपने बोलते हैं तो ही इज़ कमिंग टू सी मी टुमारो, यानी कल वह मुझसे मिलने आ रहा है, ऐसे ही बोलते हैं। जैसे अपने कई बार बोलते हैं कि कल मैं बीकानेर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हालांकि कल जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, क्योंकि ये निकट भविष्य के लिए एक नियोजित कार्य हो गया, मतलब एक सुनिश्चित कार्य हो गया कि ये निकट भविष्य में होने वाला है। इसी प्रकार बच्चों, रेफरिंग चेंजेस इन प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन, तो वर्तमान स्थिति के परिवर्तन के वर्णन में हम इस टेंस को काम में लेते हैं। जैसे हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, तो जैसे कि हम सभी की आयु जो लगातार बढ़ती रहती है तो वी आर गेटिंग ओल्ड स्लोली, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उम्र हमारी बड़ी हो रही है। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य हो गए। या फिर अपने ये इसमें जो इसके वाक्यों की जो सामान्य पहचान है बच्चों, वो जो है आप देख सकते हैं कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं, ठीक है, इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके पीछे देखो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो या रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, इसकी ये एक विशेषता है कि इसमें केवल कार्य हो रहा होता है, ठीक है, चल रहा है। इसमें यूं नहीं है कि समय नहीं होता है, कि जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं तो वो इसमें नहीं रहेगा। तो इस प्रकार रहा है, रही है वाले वाक्य जिनमें समय नहीं दिया हुआ है तो वो इस टेंस में आते हैं, ठीक है। तो इस टेंस के जो एडवर्बियल्स हैं वो ऑफ टाइम जो है वो इस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट रखनी है कि आपके जितने भी एडवर्ब्स हैं, जिस टेंस में हम जिसका भी अध्ययन करेंगे उसके एडवर्ब्स आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं, क्योंकि एडवर्ब्स जो हैं वो हम करेक्ट फॉर्म वर्ब का जब अध्ययन करेंगे तो आपको जो है सारे एडवर्ब्स जो है वो अच्छी तरह कंठस्थ होने चाहिए। तो ये नाउ, स्टिल, नाउअडेज, दीज डेज, ये जो सारे एडवर्बियल्स हैं ये सारे इसी टेंस में काम आते हैं, तो आपको अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। जैसे ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ये हमने इंडेफिनिट में पढ़े थे। तो ये इस प्रकार के कुछ एडवर्बियल्स हैं, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लें कि ये इस टेंस में आते हैं। इनमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भी इनका अध्ययन हम कौन सी टेंस में करते हैं। तो ये आपको भली भांति याद नहीं होंगे तो आप जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के वाक्य जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर कहूँगा कि आप इनको अच्छी तरह लर्न किया करें, याद किया करें, इनको रट लें इनको। और अब हम जो है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इनके वाक्यों का जो ट्रांसलेशन है मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे हम वाक्यों को। तो इससे पहले जो है आप तो यहाँ पर थोड़ा आप नोट कर लीजिए। वैसे मैंने टेंस की जो है वो एक वीडियो अलग से इन पेजेस का डाल रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी ये देख लें कि यहाँ पर जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे यहाँ पर इसमें जो इज, एम, आर होती है बच्चों। तो इज आपको पता है कि हम जो है वो एक वचनकर्ता के साथ काम में लेते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम एक वचन हो
तो हम इज का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग जो है वो यू वी दे बहुवचन के साथ करते हैं, और एम का प्रयोग जो है आई के साथ किया जाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, आपकी ये इज एम आर कहाँ कहाँ प्रयुक्त होते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ऐसी गलती करनी भी नहीं है। और जो यहाँ पर जो हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हमेशा, आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। तो इसका बच्चों आईएनजी जोड़ने का भी मैं आपको एक दिन एक छोटा सा वीडियो अलग से बना के दूंगा। उसमें बहुत बार गलतियाँ होती है कि आईएनजी जो है कभी कुछ अक्षरों को हटा के लगाया जाता है, और कई बार जो है वो कुछ लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है। तो उसका कुछ छोटे छोटे नियम हैं, तो आप उनमें गलती नहीं करें। सबसे ज़्यादा गलती जो है वो आईएनजी लगाने में ही होती है। तो आप इसमें ये जो आपका इजएमआर का नियम है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। तो अब हम चलते हैं कुछ वाक्यों के ट्रांसलेशन की ओर। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूँ। तो ये हम अपने पेज पर पहुँच गए हैं। अब हम कुछ वाक्यों को यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। पहले मैं आपको जो है वो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है वाक्य में एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सकारात्मक वाक्य जब हम बनाते हैं तो सकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो मूल वाक्य जो है वो सकारात्मक वाक्य ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सकारात्मक वाक्य में बच्चों सबसे पहले आपके पास होता है सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें इज, एम या आर को काम में लेते हैं बच्चों, और फिर इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या जोड़ना, आईएनजी को जोड़ना है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद जो है कुछ एटसेट्रा हो तो लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसका वाक्य बनता है। अब बच्चों आपको पता है कि निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं यहाँ पर ये इतनी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके बाद नोट लगा देंगे तो निगेटिव वाक्य बन जाएगा। और यदि जो है हम इन हेल्पिंग वर्ब को वाक्य से पहले लिखते हैं तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। और इसी प्रकार क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा करके और सब्जेक्ट लिख करके फिर हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे। तो वो आपको जो सेंटेंस वाला वीडियो था वो आपको अच्छी तरह ध्यान में होना चाहिए कि किस प्रकार से सेंटेंस जो है वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। तो मैं कुछ वाक्य लेकर के आपको उनको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो हम एफर्मेटिव की सहायता से बाकी वाक्यों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य ले रहा हूँ, जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करते हैं कि ये चूंकि पढ़ रहा हूँ यानी इसमें कार्य की स्वीकारोक्ति है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो हाँ फॉर्मेट है इसके अनुसार ही बदलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आपके पास सब्जेक्ट हो गया आई, तो यहाँ पर हम देखते हैं आई हो गया। फिर आई के साथ हमें पता है कि इज एम आर में से क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, तो आई एम। और फिर आती है वर्ब की बात, तो इसमें क्रिया जो है रीड, तो रीड लिखेंगे और रीड में हम क्या जोड़ देंगे, आई एन जी जोड़ देंगे। तो आई एम रीडिंग, अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो ये है एक पुस्तक, तो आई एम रीडिंग अ बुक। तो इस प्रकार से हमारा बना इंटरोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस बना। अब इसको यदि निगेटिव सेंटेंस में हम बदलें तो हम ये कहेंगे कि मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा। तो बच्चों यही जो वाक्य है वो अब कैसे बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से निगेटिव बन जाएगा। तो ये वाक्य होगा आई एम, और यहाँ लग गया नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग गया, नॉट लग गया, बाकी कोई चेंज नहीं आता इसमें। तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बन गया आपका निगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब यदि हम इसी वाक्य को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये आपका जो वाक्य था आई एम रीडिंग ए बुक, तो यदि हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें, यानी ये जो एम है इसको यहाँ कर दें, तो ये जो वाक्य है वो किसमें बदल जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, एम को आगे लिख देते हैं, तो ये बन गया एम आई रीडिंग ए बुक। तो बच्चों इस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया वाक्य, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य जो इंटरोगेटिव होते हैं, तो ये आपका बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी में ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो एम आई रीडिंग ए बुक से मतलब हो गया कि क्या मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। और यदि इसको इंटरोगेटिव निगेटिव में बदलना है तो बच्चों फिर यहाँ पर चूंकि एम आगे आ जाता है तो नोट यहीं रह जाता है, तो ये बन जाता है एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से ये वाक्य क्या बन गया, इंटरोगेटिव निगेटिव बन गया। और यदि आप इस वाक्य को एक प्रश्न के रूप में बदलना चाहते हैं, जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो मैं एक पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं, अगर ऐसा हम इस वाक्य को ऐसे बदल दें, जैसे मैं इसी वाक्य को कहता हूं कि यदि मैं ऐसे कहूं इसको कि मैं एक पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है और बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है क्यों। तो बच्चों क्यों जो है वो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद बच्चों आती है हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी याद रहनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी एम, तो वाई एम और फिर आई रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो है वो यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है जो एम हो गई, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर लगी ING और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इस प्रकार से आपका बन गया ये। अब बच्चों कुछ अलग अलग प्रकार की वाक्य लेकर के देखते हैं, जैसे कोई एफर्मेटिव निगेटिव अलग अलग प्रकार के वाक्य देखते हैं लेकर के। जैसे तुम इस समय क्या कर रही हो। तो वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, कैसा भी हो, आप उसको पहले तो ये देख लें कि चूंकि अब तो ये हम इस समय जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़ रहे हो कोई भी अलग प्रकार का वाक्य हो तो भी देखो पहले इसका टेंस पहचानो। तो हो गया तो ये प्रेजेंट हो गया, रहे हो कंटिन्यूअस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और बच्चों ये पीछे क्वेश्चन मार्क लगाए और शुरू में क्या नहीं है, तो बच्चों ये हो गया WH वर्ड क्वेश्चन, यानी बीच में क्या आता है तो वो बनेगा व्हाट से। तो हम इसको शुरू करेंगे व्हाट। तो बच्चों ये व्हाट का वाक्य हो गया, व्हाट यानी तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो ये व्हाट से बनेगा, बीच में क्या आ रहा है ना। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ तुम है, तुम के साथ आर आता है, तो व्हाट के साथ आ गया व्हाट, फिर आ गया आर और फिर आएगा सब्जेक्ट व्हाट आर यू। और कर रहे हो तो करना की वर्ब होती है डू, इसमें ING जोड़ देते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग इस समय, यानी एट दिस टाइम।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये जो है वाक्य बन गया आपका कि व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, यानी तुम इस समय क्या कर रहे हो या तुम अब क्या कर रहे हो। और इस प्रकार के वाक्य देखते हैं लेकर के, जैसे क्या अध्यापक कक्षा में खड़ा है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर रहा है, रही है, नहीं है, फिर भी ये वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है खड़े रहने का काम जो है वो कंटिन्यूअस है। तो क्या अध्यापक कक्षा में खड़ा है, तो यहाँ पर क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो ये वाक्य हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट इसमें अध्यापक है, अध्यापक सिंगुलर है, इसलिए बच्चों इसमें आएगा इज। और फिर द टीचर, यानी कोई नाउन है उससे पहले आप द लगा दें ताकि वो डेफिनिट हो जाती है, किसी विशेष टीचर की बात हो रही है। इज द टीचर, और खड़ा है मतलब स्टैंड होती है वर्ब खड़े रहने की, इसमें आईएनजी लगा देंगे। इज द टीचर स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा है, कक्षा में, इन द क्लास। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये बन गया वाक्य हमारा कि क्या अध्यापक कक्षा में खड़ा है। अभी एक दो वाक्य और लेकर के देखते हैं, जैसे तुम कहाँ बैठे हो। तो ये जो वाक्य यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रहे हो नहीं है, फिर भी ये कंटिन्यूअस में है क्योंकि बैठे रहने का काम यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो बच्चों इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है और कहाँ आ गया, तो ये हो गया WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, WH वर्ड क्वेश्चन कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे वेयर, और फिर क्वेश्चन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी तुम के अनुसार आर, तो वेयर आर यू, और सब्जेक्ट हो गया यू, वेयर आर यू। और सिट मीन्स होता है बैठना, तो यहाँ पर आईएनजी लग जाएगी, वेयर आर यू सिटिंग नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे वेयर आर यू सिटिंग नाउ तो इसमें नहीं है, फिर भी चलो लिख दिया हमने कि तुम अब कहाँ बैठे हो, तो इस प्रकार से हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ SIT सिट, सिट मीन तो होता है बैठना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिंगल सिलेबल की जो वर्ब होती है उसमें क्या होता है कि जब ING हम जोड़ते हैं, इसके अंदर हम ING ऐड करेंगे तो इसका जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, यानी SIT लिखेंगे और ये जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। तो ये आपको ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं जो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बैट है, बैट में शर्त लगाना होता है, तो इसमें यदि ING जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, BETT हो जाएगा, यहाँ पर बैटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी भी वर्ब जिनके अंदर एक सिलेबल की वर्ब है, मतलब एक मात्रा वाली जो वर्ब है, उनमें ING जोड़ेंगे तो उसमें लास्ट कॉन्सोनेंट जो होता है ये वाला डबल हो जाता है। तो इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि आप वाक्यों को शायद बना सकते हैं। आप कोशिश करें, कंस्ट्रक्शन सेंटेंस की याद रखें और फिर वाक्यों को कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है वो फॉर्मेट में पिरो दें तो आपके वाक्य बन सकते हैं। तो हम इसके बाद में एफर्मेटिव इसके करेंगे, परफेक्ट टेंस करेंगे। तो आज मैंने जो कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया, तो आप अच्छी तरह उनके एडवर्ब्स याद करें और सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन याद रखें ताकि आपको वाक्य बनाने में परेशानी कोई भी नहीं रहेगी। जब छोटे छोटे वाक्य आपसे बनने लगेंगे तो आप बड़े वाक्य भी बना पाएंगे, क्योंकि बड़े वाक्यों में क्या होता है, कुछ नाउन के पार्ट बढ़ जाते हैं, कुछ जो एडवर्ब्स आ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के पार्ट बढ़ जाते हैं, कुछ समय सूचक शब्द उसमें लग जाते हैं, कुछ स्थान सूचक लग जाते हैं,
इस प्रकार से वाक्य बड़ा होता जाता है। ऐसे बड़े वाक्य भी अपने बनाया करेंगे तो आप अच्छी तरह इन चीज़ों को सीखें। और मैं समझता हूँ कि मेरे बिल्कुल आपको जो एकदम कम स्पीड से ये चीज़ें बताने का उद्देश्य यही है कि आप चीज़ों को सीख पाएँ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं और ये वीडियो देखने के लिए कहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं ताकि मुझे और उत्साह से काम करने का जो है वो मौका मिले और आपको भी इसमें फ़ायदा हो। आप टेंस सीखें। टेंस जो है वो यूँ मान लीजिए कि ग्रामर की रीढ़ है, तो जितनी रीढ़ मजबूत होगी उतना ही जो आपका ग्रामर मजबूत होगा, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी, कंपोजिशन मजबूत होगी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।